Okay, so in last lecture we studied about saprophytes and saprophytic nutrition, that is nutrition from dead and decaying things, जहाँ मृत मरे हुए सड़ती हुई चीज़ों से अगर कोई जीव जंतु अपना आहार ले लेता है, अपनी खाने की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, ऐसे जो है जीवों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स। मनुष्यों में भी देखिए कौन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अघोरी। अघोरी क्या है? लाशों को, मरे हुए चीज जैसे सड़ते जो खा लेते हैं, खा लेते हैं। तो उनको भी आप एक तरह से सैप्रोट्रॉफ कह सकते हैं। बट इन आवर बायोलॉजिकल वर्ल्ड मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कीड़े, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ऑल दीज आर सैप्रोट्रॉफ्स। ऑल्सो वल्चर, वल्चर जो कि अब खत्म हो गया, गिद्ध, वल्चर ऑल्सो आर सैप्रोट्रॉफ्स। ये भी क्या करते थे? मरी हुई चीज़ों को, सड़ी हुई चीज़ों को खाया करते हैं। लेकिन हमारे देश से अनफॉर्चुनेटली दे हैव वैनिस्ड, दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुके हैं। तो नतीजा क्या है कि चीज़ें सड़ रही है। अब ये क्या था कि उसको बायोलॉजिकल वे में उसको डिकम्पोज कर देते थे और वो चीज़ फिर से एक नेचर में शामिल हो जाती थी। लेकिन अब उसको करने वाला कोई नहीं। जैसे कि आपके अगर कॉलोनी में कचरा है और कचरा साफ करने वाला नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे कॉलोनी में बदबू फैल जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी, सड़ने लगेगा। तो वही आप तब समझ सकते हैं कि कचरा सफाई करने वाले का क्या महत्व है। अगर वो कचरा न हटाए, कचरा न सफाई करे आपके कॉलोनी से, तो आपके कॉलोनी, आप लोग का जीना मुहाल हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे लोग, बीमारियां फैल जाएंगी और अल्टीमेटली महामारी फैलेगी, तो लोग भाग जाएंगे छोड़ के वहां से। तो एक ये नहीं सोचना चाहिए, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में लोग क्या करते हैं कि जो लोग मिनियल वर्क करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनको जो है गलत या कम इज्जत वाली नज़र से देखते हैं। और वो नहीं समझते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण दायित्व समाज का निभा रहे हैं, और अगर वो न निभाएं तो फिर कौन निभाएगा? आपसे होगा जाके? आप कर पाएंगे सफाई? नहीं कर पाएगा हर कोई, बिकॉज ही इज नॉट मेंटली रेडी टू डू सच वर्क। और जो कर रहा है उसको बजाय उसको वैल्यू करने के, उसको सम्मान करने के, हम उसको और अपमानित करते हैं, उसका शोषण करता है समाज। ये बड़ी दुख की बात है और अज्ञानता की बात है। और इसको आज हिंदू धर्म की बड़ी बातें होती हैं। राजा रामचंद्र ने अपने समय में इसको करके दिखाया, इस भेदभाव को मिटाने की कोशिश किया। जो भी कोई नीची जात का, देखिए निषाद थे, सब बहुत से लोग थे रामायण में जिनको उन्होंने गले और अपने मित्र के समान, और उन्होंने ही जो भी इस तरह के लोग आए आज के मॉडर्न टाइम्स में, महात्मा गांधी आए, इसी तरह के एक पुरुष जिन्होंने उन्होंने खुद, महात्मा गांधी ने तो सबसे आगे बढ़ के खुद बोला हम सफाई करेंगे, क्योंकि ये सबसे जिम्मेदारी वाला काम है समाज का। सबसे पहला अगर कोई सभ्यता का निशानी है तो वो है सफाई, और हम साफ ही नहीं रह रहे तो हमें कोई सभ्य क्यों बोलेगा? फिर अगर विदेशी हमें बोलते हैं कि अरे तो जंगली हैं, ये तो असभ्य है, तो क्या गलत बोलेंगे? अंबेडकर ने भी यही समझाया समाज को कि आप स्वयं ऐसे रहिए कि दूसरा कोई आपको स्वयं आप खुद ही गंदे रहिएगा, आप खुद ही उल्टी पुल्टे काम करिएगा, तो समाज आपको सभ्य क्यों बोलेगा? आपको अछूत क्यों नहीं बोलेगा? जब आप खुद उस तरह से गंदगी की तरह साथ रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे। तो इट इज क्लीनिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर। आप खुद अगर साफ नहीं रहिएगा तो आपका क्या हाल होगा? सोचिए, आप अगर रोज स्वच्छ अपने आप को नहीं करेंगे, आप खुद बीमारियों से भर जाएंगे। तो इसीलिए क्लीनिंग इज नॉट ए disrespectful, it is quite important work and without it we cannot survive.
तो यही रोल हमारे जो है गिद्ध किया। और देखिए रामायण में भी देखिए, अभी आपको गिद्ध से याद आया जटायु। जटायु ने किया है काम, और जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह किया। एक बेटे के जो संस्कार होते हैं वो रामचंद्र ने किए थे उनके लिए, कि नहीं ये हमारे पिता के मित्र थे और हमारे पिता के समान इन्होंने एक अपनी बहू की तरह रक्षा करने की कोशिश की सीता की, इसलिए मैं इनका सम्मान पिता की तरह ही करूंगा। और जो एक पुत्र करता है पिता का अंतिम संस्कार, उस तरह से उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। और उसी तरह दूसरी तरफ जो सीता का खोज बताया हनुमान को, ये लोग जो गए थे खोजने, किसने बताया? संपाति, वो भी गिद्ध था, जटायु का छोटा भाई था। क्योंकि गिद्ध की बहुत दूर की नजर होती है, और उसने देख के बताया कि रावण, ये लंका जो है इस दिशा में है और वहां पर सीता है। कौन? गिद्ध की बहुत सैकड़ों किलोमीटर तक देख सकता है। इट हैज वेरी शार्प विजन। इसीलिए आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता हुआ भी एक छोटा सा चूहा भी जमीन पर होगा उसको देख लेता है। उसकी आंखें इस तरह की बनी होती हैं। तो देखिए कि हमारे रामायण में ही दिखाया गया इन चीज़ों को, गिद्धों का क्या इंपॉर्टेंस है, और उस चीज़ को भगवान जिसे हम मानते हैं रामचंद्र, ऐसे हनुमान और ऐसे लोगों को उन्होंने करके दिखाया। लेकिन आज क्या खाली धर्म के नाम पर झूठा लोग पाखंड में पड़े हुए हैं, समझते नहीं कि धर्म क्या है। आज भी वो भेदभाव समाज में, गलत नज़रिया, बेवकूफ़ी दिमाग में लोगों के बैठी हुई। Anyway, come to science. So coming to science, the saprotrophs are a very important part of the nature. आप देखिए कि जो चीज़ें आप जानते हैं कि कोई चीज़ मर गई है तो वो फिर सड़ती है, और सड़ती है अगर उसका प्रॉपर तरीके से उसको नहीं नेचर में मिक्स किया गया तो क्या होगा? उससे सड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी। पहले इसी तरह महामारी फैला करती थी और लोग मर जाते थे। तो क्योंकि अज्ञानता, इग्नोरेंस था, कोई चीज़ मर गया तो उसको छोड़ दिया, कोई छूने नहीं जा रहा है, उससे क्या है, सड़ के उससे कीड़े, बैक्टीरिया, वायरसेस फैलते थे और फिर पूरे गांव के गांव मर जाते थे। लोग पूरा बड़ा बड़ा इलाका खाली करके भाग जाते थे दूसरे जगह। तो ये जो हैं, ये सैप्रोट्रॉफ्स, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे चीज़ों को वो खा ले रहे हैं, कंज्यूम कर। जैसे कौवा भी है आज के डेट में, कौवा भी खाता है मरी चीज़ों को। अच्छा, गिर गया होगा, टकरा के हाँ, खाएगा उसको तो फूड मिल गया। हाँ, कौवे तो तलाश में कि कहीं कोई जख्मी गिरा, मरा, उसको खा, तो दैट इज इट्स फूड। तो कौवा भी है। खैर आज के डेट में कौवे ही बचे हैं, बाकी सब वल्चर्स और काइट से सब तो खत्म ही बहुत हो गए हैं, कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल। सरकार कर रहा है, उसके लिए बताया आपको कि ब्रीडिंग विदेशों से ला के उनको, और उनकी संख्या बढ़ा के उनको कोशिश किया जा रहा है, काम चल रहा है, लाया गया है। उसके लिए नर्सरीज खोली गई हैं वल्चर्स की ब्रीडिंग। कहाँ पर मुझे एग्जैक्टली अभी नाम, शायद महाराष्ट्र में है कहीं, उसी एरिया में है कहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। धीरे धीरे फिर जैसे उनकी संख्या, जैसे लाइफ स्पैन इनका ज़्यादा नहीं होता है, लाइफ स्पैन 6 से 10 साल होता है इनका, ज़्यादा नहीं होता है, 10 साल। और डिपेंड करता है उनको, खाना पीना अगर मिल रहा है, कर रहा है तो थोड़ा ज़्यादा भेजी जाते हैं, खाना पीना नहीं मिलेगा तो जल्दी मर जाते हैं। सो ओके, कमिंग टू तो सैप्रोट्रॉफ्स। सो यू अंडरस्टैंड दैट द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग थिंग्स, it is called saprotrophic nutrition and such organisms are called saprotrophs. एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो फंगाई, बैक्टीरिया,
ओके, इसमें आप जैसे वल्चर कह सकते हैं, काइट्स कह सकते हैं, ठीक है, क्रूज कह सकते हैं, ठीक है, सच थिंग्स। नाउ ओके ओके, नहीं नहीं बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं हो तो बाहर रखा हुआ डस्ट खाली पड़ गया है तो बहुत बढ़िया है, बॉटल है, स्पेशल प्लास्टिक बॉटल। नहीं नहीं, डिज़ाइन विज़ाइन कहाँ करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाला है ये सब लोग जो है सिर्फ, नहीं डिज़ाइन डिज़ाइन क्यों करें, जब तक चार्जशीटेड अगर अरेस्ट हो गए तो अलग बात है। ओके, सो हेयर, अब ये जो सैप्रोट्रॉफ है ये क्या है, आपको मैंने बताया कि दे आर एक्टिंग एज अ फ्रेंड, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ नेचर। आपके आसपास कोई जानवर मर गया और उसकी अगर उसको कोई साफ नहीं करेगा तो उसका क्या है, बदबू फैलेगा आपके इलाके में, पूरा बीमारी उससे फैलेगी, सब बीमार होंगे। और उसको देखिए कि कोई जो इस तरह का सैप्रोट्रॉफ है, चाहे वो कीड़े हों चाहे वो वल्चर्स हो, वो अगर खा जाते हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके इलाके की सफाई कर रहे हैं, आपको बीमारियों से बचा रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? सो दे आर एक्टिंग एज अ फ्रेंड, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ नेचर, ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ये जो रिलेशनशिप है सैप्रोट्रॉफ का क्या है, एक बेनिफिशियल रिलेशन है कि वो खा रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं क्या खा के, वो तो मर ही गया जिसको मरना था, सड़ रहा है उसका बॉडी, किसी को उससे बेनिफिट तो है नहीं कि किसी का भाई वो, और खा रहे हैं तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। इट इज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिसको लिए भी कर रहे हैं वो उसको बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं उस पर। सो वी सी मेनी रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने आपको होस्ट पैरासाइट रिलेशन बताया, कैन यू रिमेंबर होस्ट पैरासाइट रिलेशन, जैसे कि बिटवीन मैन एंड मस्कीटो, एक आदमी और मच्छर के बीच का जो संबंध है, वो आके आपका खून पी लेता है, आप इतनी मेहनत से, आदमी मेहनत से कमाता है, खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है और तब खून बनता है, और वो आके सीधे डंक मार के खून पी के चल देता है, घूम लेता है आराम से, ठीक है। जोंक बिटवीन मैन एंड वर्म, अ लीच, जोंक आता है आपके शरीर में, कहीं छेद करके घुस जाता है, फिर खून पीना शुरू कर देता है और घुसता जाता है कि वह खून का टंकी मिल गया। ओके, तो सच रिलेशनशिप्स इन केस ऑफ प्लांट्स, कस्कुटा प्लांट क्या करता है, पेड़ में लिपट गया, पेड़ बेचारा खा रहा है, चूस रहा है, इससे मिट्टी से अपना खाना बना रहा है पत्तियों में, और उस खाने को जो है जब भेज रहा है इधर उधर तो उसको पी जा रहा है कस्कुटा, अमर बेल जिसे कहते हैं। तो सच रिलेशनशिप्स आर पैरासिटिक रिलेशनशिप्स। पैरासाइट मतलब कि ये चूस लेते हैं, आप दूसरे को तो नुकसान करके खुद अपना फायदा करते हैं, हाँ, जो दूसरे का शोषण करता है, हाँ। बट देर आर अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, राइट, हाँ, सड़ती हुई चीज़ों को खा के जो अपना भोजन कर लेते हैं, हाँ, हाँ, राइट। Some organisms live together and share both
comma, shelter and nutrients, SHELTER, SHELTER, shelter and nutrients, अंडरलाइन करेंगे शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, खाली अंडरलाइन करना, फुल स्टॉप. दिस रिलेशनशिप is called symbiosis. Called symbiosis. SYMBIOSIS. सिम्बायोसिस को कोट्स में अंडरलाइन करेंगे. Symbiosis. For example, certain fungi live inside fungi, ठीक है, live inside the roots of plants. The roots of plants. Full stop. The plants provide nutrients the plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. फुल स्टॉप. देखिए इसको समझ लीजिए, पूछा हुआ अभी आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम, कि अभी मैंने आपको बताया इससे पहले पैरासिटिक रिलेशन, होस्ट पैरासाइट, जहां क्या है होस्ट का नुकसान पैरासाइट का फायदा होता है. होस्ट पैरासाइट रिलेशन होता है, इसमें क्या होता है होस्ट का नुकसान पैरासाइट का फायदा होता है. ओके, तो दैट इज दिस रिलेशन इज हार्मफुल फॉर द होस्ट. होस्ट के लिए तो हार्मफुल होता है, लेकिन पैरासाइट के लिए फायदेमंद होता है. ठीक है. नाउ वी आर स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन. इट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस. सिम का मतलब होता है म्यूचुअल, बायोसिस इज लिविंग. यस, सिम मीन्स म्यूचुअल, बायोसिस म्यूचुअल और पीसफुल या हार्मोनियस. तो म्यूचुअल लिविंग यानी कि दोनों मिलजुल के जीते हैं. हाँ, मिलजुल के जीते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं. यानी इसमें दोनों को ही फायदा होता है एक दूसरे से, दोनों को नुकसान किसी को नहीं होता है. सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस.
Okay, so you have written that some organisms live together. देखिए क्या लिखा आपने, some organisms live together and share both shelter and nutrients. तो कुछ ऑर्गेनिज्म है क्या है, वो जीते हैं साथ में, घर भी शेयर करते हैं और खाना पीना भी शेयर करते हैं. शेल्टर का मतलब हुआ रहने की जगह, ठीक है, हाँ, जहां भी वो रह रहे हैं, आश्रय पा रहे हैं, रह रहे हैं. तो एक तो उनको घर एक तरह से जो हुआ वो शेयर करते हैं कि चलो भाई मिलजुल के रहते हैं, और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, यानी अपना खाना पीना भी साथ में कि चलो भाई तुम मेरा खा लो थोड़ा, मैं तुम्हारा थोड़ा खा लूँ, दोनों मिल बांट के खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, दोनों मिलजुल के शेयर करते हैं, क्या, रहने की जगह भी और खाना पीना भी. ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस. जैसे देखिए बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर तो क्या है, साथ में फ्लैट ले लेते हैं, किराया रूम ले लेते हैं कि चलिए भाई साथ में रहेंगे भी और किचन भी साथ में रहेगा, खाना पीना भी साथ में बन जाएगा और हम लोग अपना तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे. व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो सिम्बायोसिस. शेल्टर भी साथ में है, रूम कमरा भी रहने का साथ में है, शेयरिंग में है फ्लैट में, और खाना पीना भी, किचन है, खाना पीना बन रहा है वो साथ में बन रहा है, फूड शेयर कर रहे हैं, या घर से भी कुछ ला रहे हैं तो आपस में शेयर कर रहे हैं. सो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोसिस है ये. ठीक है, शेयरिंग, दोनों को ही फायदा है भाई, दोनों को ही अब कमरा मिल जा रहा है रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और खाना पीना भी दोनों को सुविधा हो जा रही है एक साथ में. ठीक है, सिम्बायोसिस. जैसे एग्जाम्पल कि कुछ आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को मैंने बताया, तो जैसे अभी आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे थे, तो सपोज प्लांट्स हैं, उनके रूट्स हैं, उनके रूट्स में जो है नोड्यूल्स छोटे छोटे, वहाँ पर फंगस, कुछ जो है फंगस यहाँ पे ऐसे जो है वहाँ पर रहते हैं. ठीक है, हाँ, तो ये फंगस को क्या होता है कि इनको प्लांट्स के माध्यम से, जब प्लांट्स कुछ ये खींचता है, नीचे से पानी खींचता है जड़ों से, तो उसको वो जो है कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स होते हैं, वो कुछ फंगस को भी मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स, और उसके बदले फंगस क्या करता है कि वो कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट उसके शरीर में जो पैदा होता है वो कुछ उससे प्लांट्स को मिल जाता है. ठीक है, तो दोनों, अब ये क्या है कि इसको एक रहने की जगह, प्लांट के जड़ों में इसको एक सेफ रहने की जगह मिल जाती, वो सेफली उसमें रहता है, जो फंगस होता है वो उसकी जड़ों में सुरक्षा के साथ रहता है, तो उसको एक रहने की जगह मिल गई, टिकने की, घर बनाने की जगह मिल गई, और साथ ही साथ उसको कुछ भोजन भी उससे मिल गया, और इसने जो कुछ भोजन को पचाया उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो कुछ पेड़ को उसने दे दिए, पेड़ को भी उससे न्यूट्रिएंट मिल गया, तो दोनों को आपस में बेनिफिट होता है. ये इसका एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, और बहुत पेड़ों में ऐसा होता है. ठीक है, ये आपसे पूछा जा चुका है. दूसरा देखिए, अभी लिखिए, लाइन बाय लाइन आपसे पूछा गया इसी बार. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. इन ऑर्गेनिज्म्स called lichens, LICHENS, लाइकेंस को कोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए. लाइकेंस क्या होता है, जो काई आप जिसे कहते हैं, लाइकेंस कॉमा, दोनों एक ही फैमिली है, दोनों सब भाई बहन है. लाइकेंस एंड मॉसेस को एक साथ ही कहा जाता है. लाइकेंस कॉमा, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, जो बहुत महीन होता है उसको लाइकेन होता है, जो थोड़ा साइज में बड़ा होता है मॉस उसको कहते हैं. लाइकेन थोड़ा ज्यादा, थोड़ा महीन, हाँ, जो बड़े हो जाते हैं, ज्यादा घने होते हैं, उनको मॉस कहते हैं. आइए, कॉल लाइकेंस, a chlorophyll containing
कॉमा अ क्लोरोफिल डैश, हाँ, डैश कंटेनिंग, एक साथ, कंटेनिंग पार्टनर कॉमा which is an alga, an alga, ALGA, एल्गा अंडरलाइन करेंगे। एल्गा जो है एल्गी का सिंगुलर होता है, जैसे फंगस होता है सिंगुलर फंजाई, वैसे एल्गा का एल्गे होता है, ALGA ऐड हो जाता है। एल्गी प्लूरल वर्ड है, एल्गा उसका सिंगुलर, एक को एल्गा कहते हैं। एल्गा एंड अ फंगस, एंड अ फंगस, फंगस को भी अंडरलाइन कर लीजिए। फंगस लिव टुगेदर, लिव टुगेदर, फुल स्टॉप। द फंगस provides shelter, the fungus खत्म हो गया जी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, शांति लाता है कुछ ऐसा, शास्त्र में लिखा हुआ ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट म्यूजिकल होता है तो सुनने में मधुर लगता है। हाँ, तो इसलिए जैसे कि महिलाएं पहनती थी कि घर में उससे पुरुषों को अच्छा लगता है, खनक उसका आवाज़ जो।
ओके, सो हाँ, क्या लिखा आपने? लिव टुगेदर, फुल स्टॉप. The fungus provides shelter. The fungus provides shelter, comma, water and minerals to the alga. To the alga. Small alga. And in return, the alga provides food, alga prepares and provides food and provides food to the fungus. ओके, देखिए इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लाइकेन देखते हैं, काई देखते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? वो एक कॉम्बिनेशन होता है एक एल्गा और एक फंगस का. जो आप काई देखते हैं वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में मिल के रह रहे होते हैं, एक एल्गा और एक फंगस. जो आप ग्रीन कलर देखते हैं वो एल्गा का कलर होता है, एल्गा, उसमें क्लोरोफिल होता है. तो चूंकि उसमें ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल होता है, तो उसमें कैपेसिटी होता है कि वो फूड बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है. ठीक है, वो जो है एयर वाटर से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड बना सकता है. ठीक है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई मतलब जगह की कमी होती है, तो फंगस उसको रहने के लिए जगह देता है और साथ ही साथ उसको वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, यानी एक तरह से समझ लीजिए, अगर आप एक फैमिली की तरह देख रहे हैं तो एक आदमी, एक हस्बैंड और वाइफ समझ लीजिए कि एक हस्बैंड जो है वो घर रखता है, घर प्रोवाइड करता है और रॉ मटेरियल लाके घर में प्रोवाइड करता है, और वाइफ जो है वो खाना बना के और उसको भी खिलाती है, स्वयं भी खाती है. उसी तरह इसमें जो फंगस है वो घर प्रोवाइड करता है और रॉ मटेरियल देता है एल्गा को रहने के लिए और खाने बनाने के लिए. और एल्गा जो है इसमें क्लोरोफिल होता है, ये खाना पका सकता है, तो ये जो है वाटर एयर को मिला के और मिनरल्स की मदद से खाना बनाता है और फंगस को भी देता है और खुद भी खाता है. इस तरह ये लोग दोनों साथ में रहते हैं, इनका घर जो है मिला हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं लाइकेन. समझ गए? हाँ, लाइकेन जो है कॉम्बिनेशन होता है एल्गा और फंगस का. मॉस भी वही चीज. हाँ, तो ये जो लाइकेन और मॉस होते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन होते हैं एल्गा और फंगस के. दोनों मिल के साथ में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, रहते हैं. तो जो ग्रीन कलर हम देखते हैं वो एल्गा का कलर होता है, ग्रीन. उस ग्रीन कलर के कारण वो खाना बना सकता है, लेकिन उसको वाटर अपने से वो नहीं जुगाड़ कर सकता है, मिनरल्स अपने से नहीं कर सकता है. तो वो काम इसको फंगस देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, और हवा से सांस लेके वो ये फोटोसिंथेसिस करता है और उसका जो फिर खाना बनाता है वो फंगस भी खाता है, ये भी अपना खाता है.
अब ये देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछा है, बीपी इस बार का पेपर खोलिए, वर्ड बाय वर्ड यही क्वेश्चन आपको पूछा है। ठीक है, ठीक। इस बार का है कि पिछले बार का? ये देखिए 57 क्या है क्वेश्चन? देखिए मिलाइए, जो आपको लिखाया है वर्ड बाय वर्ड वही लाइन को उठा के पूछा है आपको। देखिए आपको उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इन लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्या लिखा है आपको? देखिए इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, हाँ, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर एन एल्गा एंड फंगस, उसमें एक दिया है, एक आपको पूछ लिया है क्या रहता है। ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, एल्गा एंड फंगस आपको ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए लाइकेन जो होता है, मैंने बताया कि जो काई है उसमें क्या है, एक एल्गा होता है, एक फंगस होता है। क्लोरोफिल याद रखिएगा एल्गा में होता है, एल्गी में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड इसलिए होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, अभी बताया था कि प्लांट्स के अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी होते हैं, ठीक है, वो भी, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो वो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। एल्गी याद रखिएगा, तो ग्रीन कलर जो होता है वो एल्गी का होता है, एल्गा का होता है। वो खाना पका सकता है लेकिन वो वाटर ये सब का जुगाड़ नहीं कर सकता है, तो वो वाटर उसको प्रोवाइड करता है फंगस। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन इक्वल्स एल्गा प्लस फंगस, ठीक है। और एल्गा इसमें ग्रीन होता है, या जो भी कलर होता है वो एल्गा की वजह से होता है। ब्लू, ये कहीं कहीं ब्लू भी होते हैं, कहीं ग्रीनिश होता है, कहीं येलोइश होता है, पीला रंग का थोड़ा हल्का होता है। तो जो भी कलर होता है वो एल्गा की वजह से होता है। और इनमें जो है ये क्लोरोफिल होता है, ग्रीन का मतलब हो गया कि क्लोरोफिल, और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस ये करके खाना बनाते हैं। और यही आपसे पूछा था, ठीक है। कुछ नहीं है, मैं बताया, नोट्स को ठीक से पढ़ लीजिए, अपना जो है डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तो यहां देखिए ये किस तरह का रिलेशनशिप है, ये जो लाइकेन है, लाइकेन किसका एग्जाम्पल है, किस तरह का रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस, एक दूसरे को फायदा, हाँ, मिल के साथ में रहना जीना, दोनों का फायदा है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का घाटा करके अपना फायदा कर रहा है। दिस इज सिम्बायोसिस, बेनिफिशियल, म्यूचुअल बेनिफिट। और जहां एक का फायदा दूसरा का नुकसान, वो क्या है, पैरासिटिक रिलेशन, पैरासाइट, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप इन बायोलॉजी, okay, this is relationship in biology. We will study them in some more detail in later topics. Now, so this topic is finished. Next topic 1.5. ये सिम्बायोसिस भी पहले पूछ चुका है मेरे ख्याल, 1 2 3 एग्जाम पहले, अभी नहीं, पहले पूछा है इसने, सिम्बायोसिस भी पूछा हुआ है। सिम्बायोसिस क्या होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्लासरूम में ध्यान देंगे आपको, बस वो बैठ जाएगा दिमाग में, हाँ, बस आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पक्का हो जाएगा दिमाग में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक 1.5, हाउ
nutrients are replenished, ENTS, are replenished, REPLENISHED, replenished in the soil. Okay, so till now we studied, what was this chapter? Nutrition in plants. We studied that, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि इस नेचर में एक प्लांट्स ही हैं मोटे तौर पे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो और जो भी अदर कुछ हैं, दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स, मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ, खुद अपना भोजन पकाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। तो हमने देखा कि पूरा जो नेचर है, पूरी प्रकृति जो है, तो या तो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है भोजन के लिए, या दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट है जो कि खुद प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ये आप समझ गए यहां तक? तो अब प्लांट्स जो हैं कहां ग्रो कर रहे हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं या वाटर में भी ग्रो करते हैं। खैर फिलहाल हम सॉइल की बात कर रहे हैं। तो सॉइल में ग्रो करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। और उसी न्यूट्रिएंट को जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, वो बाद में एनिमल्स उसका यूज करते हैं। जैसे आपको हमने पढ़ाया पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आपने पढ़ा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, ये सब विटामिन होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? आपने लिखा कि मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे मिलती है। तो फ्रूट्स में कहाँ से आ रहा है विटामिन्स? फ्रूट्स में प्लांट की तरह जब ग्रो कर रहा है तो वो कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है। सॉइल से वो न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसको बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बना रहा है, उसको हम खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं उसका। यानी कि जो भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। तो चाहे हम या कोई भी इस नेचर का कोई भी जंतु, कोई भी जानवर जो भी कुछ खा रहा है, अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहा है? अल्टीमेटली सब सॉइल से आ रहा है, सब मिट्टी से आ रहा है। मिट्टी से पौधों में, पौधों से जानवरों में या हम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर कुछ, सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी से लिए जा रहे हैं। फसल उगाते हैं, फसल कहाँ से उगती है? मिट्टी में उगती है, मिट्टी से अपना न्यूट्रिएंट लेती है। तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट फिर क्या, तो घटते चला जाएगा। ऐसे तो सभी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और उसको हम लोग खा रहे हैं, तो मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट तो धीरे धीरे कम हो जाने चाहिए, और होते भी हैं। आप देखते हैं कि जहां लगातार पैदावार कर रहे हैं, तो क्या है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसका पैदावार जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे तो अगर, और आज ये पेड़ पौधे तो लाखों साल से, हजारों साल से उग रहे हैं, तो मिट्टी का तो ऐसे सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाना चाहिए था। तो लेकिन अभी भी पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो मिट्टी में ये कैसे आते हैं, कहां से? रिप्लेनिश का मतलब हुआ कमी को पूरा करना, फिर से उसको उसमें पैदा करना।
रिप्लेनिश का मतलब होता है जो कमी हो गई है उसको फिर से पूरा करना। तो यही इस टॉपिक में हम समझेंगे कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से कैसे पूरा होते हैं, कैसे उसमें आ जाते हैं दोबारा। जब हर कोई, जब प्लांट्स उससे लगातार, प्लांट्स जहां भी हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, वो लगातार उससे न्यूट्रिएंट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, तो फिर उसमें न्यूट्रिएंट वापस उसमें मिट्टी में कैसे पहुंचते हैं, नहीं तो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यही समझेंगे, राइट। हाँ, कहाँ से उसमें पूरा हो रहा है, कहीं से तो हो रहा होगा, नहीं तो खत्म हो गए होते कब का। हाँ, राइट। वी स्टडीड दैट plants absorb minerals and nutrients अरे यही सब जो आप, जो भी कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, ये कंपाउंड रूप में मिलते हैं नीचे मिट्टी में, पत्थरों में, वही मिनरल्स हैं। समझ गए? कैल्शियम कार्बोनेट है, आयरन कार्बोनेट, कोई कंपाउंड है जो ये पत्थर जिससे बने होते हैं, बताया तो था आपको। पत्थर जो होते हैं, रॉक्स, किससे बने होते हैं? मिनरल से बने होते हैं। उन्हीं मिनरल्स को सॉल्यूबल फॉर्म में, पानी में जो घुल जाते हैं, तो पेड़ पौधे उसको पानी के साथ ले लेते हैं। उसी के थ्रू हम लोग को वो बनाता है, प्रोटीन विटामिन जो बनाता है उसको हम लोग खाते हैं, तो उससे हमें होता है। मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, उसी में जो मिनरल्स में इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, तो उसको हम न्यूट्रिएंट कह देते हैं। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, from the soil, full stop. So comma, their amount in the soil, THEI, their amount in the soil keeps reducing. भाई सामान्य सी बात है कि अगर पेड़ पौधे सब लगातार मिनरल्स चूस रहे हैं मिट्टी से, तो मिट्टी में घट जाएगा इनका जो अमाउंट होगा, क्वांटिटी होगा। हाँ, फुल स्टॉप। वी सी फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर, जो गोबर का खाद होता है उसको मैन्योर कहते हैं। मतलब गोबर और ये सब का सड़ा हुआ, पेड़ पौधों का सड़ा हुआ जो होता है, ज़्यादातर गोबर का होता है। हाँ, मैन्योर कहते हैं। हाँ, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स in the fields, comma, lawns, 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 घरों में जो बगीचे होते हैं, हाँ, lawns और pots, गमलों, ठीक है, उसी को लॉन कहते हैं। जो लाइन से देखिए घर जहाँ मन किया तहाँ बना दिए, बगीचा कर दिए, तो उसको लॉन्स नहीं कहेंगे, उसको भी लॉन्स कहेंगे। घरों में जो हम लोग थोड़ा सा बगीचा जैसा बनाए रखते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां उगाते हैं,
उसको लॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो किसान है या जो माली होता है उसको देखते हैं कि जब कि वहाँ खेतों में या घर में लॉन में या गमलों में जो है वो मैन्योर्स या खाद जो है वो डालते हैं। फुल स्टॉप। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. Full stop. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of plants. फुल स्टॉप। अब देखिए, समझ लीजिए कि अब हमने आपको बताया कि लगातार अगर हम खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, या किसी मिट्टी में हम पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, गमलों में पौधे लगाए हुए हैं, तो क्या होगा, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फसल है, पेड़ पौधे है, जो भी वो लगातार ले रहा है तो कम हो जाएगी। तो उसको अब कम हो जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं से तो बढ़ाना पड़ेगा मिट्टी में, नहीं तो फिर क्या है, मिट्टी बेकार हो जाएगी, उसमें उगना बंद कर देंगे पेड़ पौधे फसलें, क्योंकि न्यूट्रिएंट रहेगा नहीं तो उगेगा कैसे, ग्रो कैसे करेगा। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ाया जाए, उसमें डाला जाए। अब नेचर का अपना एक तरीका है, नेचर का अपना तरीका है कि जब कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो धीरे धीरे उसको पूरा अपने आप करती है, उसको पढ़ेंगे आगे। लेकिन नेचर जो है हमारे लिए तो तैयार है नहीं, हम लोग लालच में अपने कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दें और उससे जितना ही फल या जो भी चीज़ हमें लेना है वो ले लें। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगातार हम फसल अगर उससे लेते जाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स तेज़ी से उसमें कमी आती जाती है, और उस तेज़ी से नेचर पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि नेचर उसके लिए तैयार नहीं है, वो नेचुरल नहीं है।
ये तो हम लोग कर रहे हैं ना कि फसल पर फसल, फसल पर फसल लगा रहे हैं, काट रहे हैं, लगा रहे हैं, काट रहे हैं। तो उसमें जो नेचुरल एक उसको पूरा करने का जो स्पीड है वो बहुत स्लो होता है। जैसे आपको पहले पढ़ाया हमने कि जंगल बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। घने जंगल जैसे अमेजन के जंगल है, वो आपको क्या लगता है एक दिन में बन गए? नहीं, हजारों लाखों साल में बने। और उनको हम क्या करते हैं, मशीन ला के काटना शुरू कर देते हैं, कुछ दिन या महीनों में काट डालते हैं बड़ा बड़ा एरिया। तो क्या वो उतनी तेज अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो उतनी जल्दी वो उसमें जंगल पैदा हो जाएंगे? तो जो नेचर का जो रेट है वो स्लो है। नेचर धीरे धीरे अपना जो है ग्रोथ करती है, लेकिन हम लोग अपने लालच में जल्दी चाहिए, सबको जल्दी है, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ मिट्टी की बात हो रही कि मिट्टी का अपना एक नेचुरल तरीका है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने का। लेकिन हम लोग इतनी तेजी से उसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देते हैं, शोषण शुरू कर देते हैं कि वो नेचर से अपने आप पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मिट्टी बेकार हो जाता है। तो जैसे आपको हमने एग्रीकल्चर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रिमिटिव एग्रीकल्चर बताए थे, जिसमें स्लैश एंड बर्न टाइप एग्रीकल्चर बताए थे कि लोग क्या करते हैं, जंगलों को साफ किए, काट दिए पेड़ों को, जंगल साफ कर दिए, वहां खेती किए, कुछ साल खेती किए, उसके बाद मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो उसको छोड़ के आगे बढ़ गए दूसरा जगह, फिर वहां जंगल काटे, आग लगा दिए, काट दिए, सफाई करके फिर वहां खेती किए, उसको छोड़ दिए वैसे ही कि भाई उसका अब अपने आप उसका होने दो, फिर पूरा जो है कमी न्यूट्रिएंट्स का। तो इस तरह से जंगल के जंगल वो काटते चले जाते हैं। समझ गए? बहुत बड़ी समस्या है अमेज़न फॉरेस्ट्स में, जहाँ भी डेंस फॉरेस्ट हैं वहाँ ये समस्या आ रही है तेजी से कि जंगल लोग काटते जा रहे हैं, चाहे वो खेती करने के लिए हो या फैक्ट्री लगाने के लिए हो या कॉलोनी बनाने के लिए हो, जिस लिए भी। तो उतनी जल्दी से नेचर अपने आप उसको पूरा नहीं कर सकती है, तो उसमें ज़रूरत है कि फिर आपको कुछ करना पड़ेगा अगर वहीं खेती करनी है। अब किसान है वो अपना ज़मीन तो छोड़ के नहीं जा सकता बेचारा, वही ज़मीन उसके पास है, वो छोड़ देगा तो बेघर हो जाएगा। उसके लिए तो है नहीं कि हाँ भाई चले जाओ दूसरा ज़मीन पर कहीं खाली है वहाँ जाके खेती करो, तो छोड़ दो। तो इसके लिए फिर हमें ज़रूरत होती है अलग से और इसीलिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें न्यूट्रिएंट्स होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन या और जो इस तरह के जो ज़रूरत होता है एलिमेंट्स का, मिनरल्स का पौधों के। तो जैसे आपको बता रहे थे कल यूरिया के बारे में, और इस तरह के अमोनियम फॉस्फेट और बहुत तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है, तो उनको हम डालते हैं तो उसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम उसको इसीलिए मिट्टी में डाला जाता है, तो खाद का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, मैन्योर, कंपोस्ट, इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी, जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं फसल उगाने से, वो उसमें और आ जाएं, बढ़ जाएं, तो अच्छी पैदावार हो। इसीलिए खाद डाला जाता है, या इसीलिए मिट्टी में गोबर या गमलों में डाला जाता है ताकि पौधे अच्छे से ग्रो कर सके उसमें। अंडरस्टूड? तो इसीलिए दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। एनरिच मतलब उसको फिर से, जो गरीब हो गया है सॉइल, उसको फिर से अमीर बना दे, यानी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं उसको फिर से भर दे न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए सॉइल में ये खाद और ये गोबर और कंपोस्ट ये सब डाला जाता है। तो जब हम इसमें डालेंगे न्यूट्रिएंट्स, उसमें सॉइल में बढ़ जाएंगे तो फिर से उसमें पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे लिखेंगे, चलिए। यूजुअली कॉमा क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen
अब देखिए नाइट्रोजन से ही मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हो जाता है, याद आ रहा है, लेकिन बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन्स और विटामिन्स नहीं बन सकते हैं। तो प्रोटीन्स और विटामिन्स आपको कहाँ से मिलता है? आपको पता है कि प्रोटीन्स दालों से हमें मिलती हैं। दाल जितने हैं या सोयाबीन, ठीक है, राजमा, ये सब जो है बीन वाले फसल हैं, इन सब से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दाल है, मूंग है, ये सब, इससे विटामिन भी मिलता है। तो यानी कि उसमें नाइट्रोजन चाहिए। तो यानी कि ये फसल जो है नाइट्रोजन लेते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी से। समझ में आ रही बात? हाँ, तो क्या लिखा आपने? लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड the soil becomes deficient and the soil becomes deficient in nitrogen। तो जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेगी मिट्टी से तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। फुल स्टॉप। नाइट्रोजन गैस is available in plenty in air, but plants cannot use it as such। उसको वो हवा से नहीं ले सकता है। पेड़ पौधे आपको बताया था कि हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। फुल स्टॉप। दे नीड नाइट्रोजन in water soluble form। वाटर soluble में डैश दीजिएगा, वाटर soluble फॉर्म बता रहे हैं वाटर soluble फॉर्म। तो आपको पता है कि पेड़ पौधे मिनरल्स कैसे ले सकते हैं? जड़ों से ले सकते हैं। और जड़ों से कैसे लेंगे? तो वो पानी के रास्ते ही ले सकते हैं। पानी में रहेगा जो भी घुला हुआ, तो उसको वो ले सकता है। तो नाइट्रोजन उसको चाहिए, लेकिन किस रूप में चाहिए? जो पानी में घुला हुआ रूप में हो, तब वो उसको पानी के साथ साथ खींच सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, नाइट्रोजन गैस है। तो गैस मतलब उसका कोई कंपाउंड हो, जैसे भी हो, ठीक है, जो कि वाटर सॉल्यूबल हो, वाटर में घुला हुआ हो, ठीक है, वो गैस रूप में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है नाइट्रोजन को। फुल स्टॉप। द बैक्टीरिया या द बैक्टीरियम लिख लीजिए, जान जाए, फिर सिंगुलर में बैक्टीरियम कहते हैं, RIUM आ जाएगा एग्जाम में, आप लोग को कंफ्यूज हो जाइएगा। द बैक्टीरियम सिंगुलर, हाँ क्या है? सिंगुलर को बैक्टीरियम कहते हैं, प्लूरल होता है बैक्टीरिया। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, क्या आपको लिखवाए थे नाम इसका? RHIZOBIUM, राइजोबियम, अंडरलाइन कर लीजिए राइजोबियम को। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take nitrogen from air and convert it into water soluble compound
सोल्यूबल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, NITRITES, नाइट्राइट्स, फुल स्टॉप. But rhizobium cannot make its own food, cannot make its own food. ठीक है, तो ये नाइट्रोजन गैस ले सकता है, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में तो बदल सकता है, लेकिन ये अपना खाना नहीं बना सकता. आपको पता है बैक्टीरिया जो है अपना खाना नहीं बना सकता है. तो ये क्या करता है, पौधों पर डिपेंड होता है. हाँ ठीक है, फुल स्टॉप. सो इट लिव्स इन द रूट्स, इट लिव्स इन the roots of plants like gram, जो चना और इस तरह के जो पौधे होते हैं, ग्राम कॉमा पीज. चना का पौधा नहीं देखे हैं, जो जंगली छोटा छोटा झाड़ी जैसा, यहाँ बेचता तो रहता है सब तोड़ तोड़ के. हरा चना, हरा चना का नहीं देखे बेचते हुए, छोटा छोटा झाड़ी टाइप का होता है, उसमें फल गोल गोल छिलके में रहता है उसमें. हाँ, ग्राम कॉमा पीज, जाड़े के दिनों में इतना तो बेचता रहता है, कॉमा झाड़ी में वैसे ही पूरा तोड़ तोड़ के या तो बेचता है, नहीं तो छील छील के चना, हरा चना फिर बेचते रहे. उसका दाम महंगा थोड़ा रहता है, खुद छीलिए तो सस्ता है. ग्राम कॉमा पीज कॉमा मूंग, छोटी छोटी, इतने छोटी छोटी झाड़ियां होती, कॉमा मूंग कॉमा बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, LEGUMES, लेग्यूम्स को अंडरलाइन कर देंगे, legumes, and provides them nitrogen, and provides them nitrogen, फुल स्टॉप. देखिए ये जितने भी फली वाले जो फसल होते हैं, फली यानी जिनके अंदर दाने, जैसे कि आपका चना हो गया, क्या होता है अंदर में उसके, मूंगफली समझ रहे हैं, मूंगफली अंदर छिलका फोड़ते हैं तो कई सारे दाने रहते हैं. इस टाइप के जो भी फसल होते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, बीन्स, जैसे कई तरह के बीन होते हैं, बीन्स देखें, बीन्स भी बिकता है बाजार में, तो और उसी तरह सोयाबीन, ठीक है, राजमा और इस तरह के और कई सारे पौधे, तो उनको लेग्यूम्स कहा जाता है बायोलॉजी में, लेग्यूम्स. ठीक है, फली वाले जो पौधे होते हैं उनको लेग्यूम्स कहा जाता है. जितने भी दालें होती हैं, दालें और मटर और इस तरह के जो पौधे हैं, चना, मूंगफली, ये सब जो है लेग्यूम्स कहा जाता है. ठीक है, हाँ लेग्यूम्स. तो ये क्या करता है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये ऐसे पौधों की जड़ों में बनाया था, आपको जड़ दिखाया था, उनकी जड़ों में ये रहता है. तो हाँ, लेग्यूम्स जितने भी फली वाले पौधे हैं उनकी जड़ों में रहता है. तो आपको बताया कि जितने भी ये फली वाले हैं, दालें हैं, उनमें प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन उनको चाहिए, तो नाइट्रोजन वो खुद से तो नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या, उनकी जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ये क्या करता है कि हवा से नाइट्रोजन सांस में लेके उसको कंपाउंड में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में उसके बॉडी में बदल देता है और उसको बाहर मिट्टी में छोड़ देता है. ये मिट्टी में पानी में घुल जाते हैं तो पौधा उसको पानी के साथ साथ
ले लेता है, उसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है, बदले में क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो ये उससे खाना, इसको पौधा जो खाना बनाता है वो जड़ में जाता है, तो उसको खा के ये भी अपना जीवित रहता है। समझ गए? तो ये भी एक सिम्बायोसिस का रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को फायदा है। राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल जाती है उसके जड़ में, और साथ ही साथ खाना मिल जाता है। दूसरी तरफ पेड़ पौधे को भी, फसलों को भी क्या मिल जाता है, उसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो दोनों म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन में रहते हैं। इसको हम, ये भी एक सिम्बायोसिस रिलेशन का एग्जाम्पल। फुल स्टॉप। इन रिटर्न comma, the plants provide food and shelter, to the bacteria. यही पूछा गया था आईएएस में, पीटी में। और बच्चे, आईआईटी के बच्चे मैं बता रहा हूँ, आईआईटी का बच्चा था प्रवीण, आके कह रहा है सर क्या पूछ दिया, इतना डिफिकल्ट पूछ दिया, आज तक पढ़े नहीं थे। तो उसने, मैंने कहा क्या पूछ दिया सर? यही पूछा था कि जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है। ये हम कह बताओ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैसे आप लोग नहीं पढ़े? तो खैर, हाँ, नहीं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट हमने आपको बता दिया जानकारी समझने के लिए, कि नाइट्रोजन से लेके वो कंपाउंड, और नाइट्रोजन के कंपाउंड आपने पढ़ा है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है। तो वो उसको बना के उसको मिट्टी में छोड़ देता है, मिट्टी में पानी के साथ साथ पौधा भी उसको ले लेता है, और अपना नाइट्रोजन की उससे ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ें। आगे लिखें, बैक्टीरिया फुल स्टॉप, दे कॉमा 10 कॉमा हाँ हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हैव अ सिम्बायोटिक, SYMBIOTIC, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अंडरलाइन कर लेंगे, खाली अंडरलाइन कर। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो दाल की फसलें होती हैं, फली की फसलें होती हैं, और बैक्टीरिया, ये दोनों किस तरह के रिलेशन में होते हैं? सिम्बायोटिक, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले। फली जिनको कि लेग्यूम्स, फली वाले पौधे, ओके, राइट। आगे लिखेंगे इससे, फुल स्टॉप। दिस रिलेशन, दिस एसोसिएशन मतलब मित्रता, मित्रता भी होती है, फ्रेंडशिप भी होता है, ये रिलेशनशिप भी होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, या वैल्यू लिख लीजिए, ग्रेट वैल्यू
फॉर फार्मर्स, ये किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये अपने आप नाइट्रोजन देने का काम करता है। तो अगर ये बढ़िया मात्रा में रहेगा तो आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इतना महंगा खाद खरीद के डालना पड़ता है। तो अगर ये बैक्टीरिया सही मात्रा में रहेगा तो आपको खाद की कमी को यही पूरा कर देगा, मिट्टी को फर्टाइल कर देगा। हाँ, जहाँ लगाते हैं तो वहाँ उनको अपने आप ये, या दो दाल वगैरह उगाते हैं, हाँ, इसलिए दाल भी कई कुछ सालों में एक बार लोग लगा देते हैं किसान। तो दाल की जड़ों में ये रहते ही हैं, तो उससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। फुल स्टॉप। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन लिखिए, और उसको नाइट्रोजन को अस लास्ट में, OUS, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यानी जो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस, GUMINOUS, leguminous plants are grown, तो जहाँ भी इस तरह के फली वाले फसल या पौधे लगाए जाते हैं तो वहाँ क्या है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, वहाँ हमें खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फुल स्टॉप। मोस्ट ऑफ द पल्सेस ब्रैकेट में दाल्स, हाँ, pulses are obtained from leguminous plants, full stop। फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। Thus, we studied that most of the plants are autotrophs, most of the plants are autotrophs, PHS, autotrophs, full stop. Only a few plants ब्रैकेट में क्या क्या नाम बताया था, एक तो पिचर प्लांट, और आप नाम पूछ रहे थे पिचर प्लांट, कॉमा कल ही देखिए, अभी देख रहे थे क्या नाम था, हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप, कॉमा वीनस, हाँ, नहीं बहुत कम, हाँ, वीनस VENUS, वीनस फ्लाई ट्रैप एटसेट्रा। आपको बताया ना, कल ही पढ़ा थे, अभी कल टीवी देख रहे थे तो अचानक सामने आ गया, तो हम क्या नाम दिमाग से उतर गया था। तो ये भी क्या है, आपको पढ़ा रहे थे, इसके भी जो फूल होते हैं वो इस तरह से, उनमें पत्तों में जो फूलों में इस तरह से बना रहता है, ठीक है।
इस तरह से रहता है। और जैसे ही कोई कीड़ा आके इस पर बैठता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों तरफ से ऐसे बंद कर लेता है उसको। हाँ, वो सेंसर होता है उसमें, जैसे ही बैठता है आके उस पर, उसको फील होता है कुछ आके बैठा, बस वो चारों तरफ से उसको बंद कर लेता है और उसको फिर धीरे धीरे सड़ा के चूसना शुरू कर देता है। केमिकल जो छोड़ता है वो सड़ने लगता है, लीकेज होने लगता है, उसके बाद उसको चूसने लगता है। खाने वाला काम तो नहीं करता, नहीं, ये चूसता है। तो इसको हाँ, पिचर प्लांट भी चूसता है। इसको कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। तो कल ही हम कहे कि देखिए अभिषेक नाम पूछ रहे थे और दिमाग में नाम उतर गया था, टीवी में आ गया सामने, बड़ा अच्छा से दिखा ही रहा था वो। ये यही सब कोई चैनल था, न्यूज़ चैनल कोई था, नहीं सॉरी, एजुकेशनल चैनल था, आता है गवर्नमेंट के कुछ एजुकेशनल चैनल्स हैं, तो उस पर दिखा रहा था ये, उसी का हम कह के देखो पढ़ा ही रहे थे। वीनस फ्लाई ट्रैप, इसको वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। और ये बड़ा फ्लाई मक्खी कीड़ा और उसको ट्रैप कर लेता है, तो इसलिए इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि पैरासाइट, यानी अपना खाना बनाने के अलावा भी दूसरों को भी उससे कीड़े मकोड़ों पर डिपेंड करते हैं। ब्रैकेट क्लोज। हाँ, आर पैरासिटिक, PARASITIC, पैरासिटिक यानी पैरासाइट की तरह भोजन करते हैं। और सैप्रोट्रॉफिक, यानी सड़ती हुई चीज़ों से भी, PHIC, हाँ, ट्रॉफिक, फुल स्टॉप। दे टेक न्यूट्रिशन या दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, पौधे होते हुए भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत जगह तो जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं, आप जाइएगा आप ही को लपेट लेगा, समझ गए, उसकी जड़ें और आपको लपेट लेगा, आप छूट नहीं पाइएगा, फिर आपको चूस जाएगा, धीरे धीरे आपके शरीर में लपेट लेगा, जहाँ जहाँ वहाँ से चूसना शुरू कर देगा, गलाना शुरू कर देगा। आदमियों को भी पकड़ लेते हैं, अफ्रीका और इधर साउथ अमेरिका में ऐसे पेड़ भी होते हैं, तो इसलिए वहाँ आदमियों का भी जाना खतरनाक होता है। जाते हैं, घना जंगल है, जाना ही खतरनाक है, जाइएगा, लपेटे में आ गए आप या कोई भी जानवर बड़ा, उसको भी लपेट लेता है, फिर उसके बाद ज़मीन पर चारों तरफ उसकी जड़ जैसा फैला रहता है, जैसे ही सेंस किया कोई आया बस उसको लपेट लिया, उसका फिर खाना अपना हो गया, 1 महीना का मिल गया। बड़े अब हाथी उतना में कैसे घुसेगा, घना जंगल है, तो हाथी नहीं, छोटे जानवर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो हिरन वगैरह इस तरह के जानवर अगर पहुंच जाते हैं उछलते कूदते, तो भी पकड़ा जाते हैं, तो फिर अपना उनका कोटा खाने का पूरा हो जाता है। हाँ लिखिए, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, फुल स्टॉप। ऑल एनिमल्स आर grouped as heterotrophs, because they depend on plants and other animals for food. और फूड। तो आपने यहाँ देख लिया कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो क्या है, 99% जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो मजबूरी में या हालात के कारण उनको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, तो वो पैरासाइटिक होते हैं प्लांट्स, या सैप्रोट्रॉफ, सड़ी हुई चीज़ों को भी
उनको भी खा के या उनको चूस के अपना पूरा करते हैं न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरतों। एनिमल्स जो है जितने, वो सारे के सारे किसमें क्या ग्रुप किए गए हैं? हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह से ये हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है चैप्टर ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। यस, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।